Nagman sir. Please come in. Good morning. Please take a seat. आशुतोष, Yes sir. आपका क्या रहेगा मीडियम इंटरव्यू का? English, Hindi में इंग्लिश बाइलिंगुअल है. bilingual. Okay, Ashutosh, as you can see, all of us are wearing masks and maintaining appropriate distance. So, we are following all the COVID-19 safety protocols. You will have this option of giving this interview while wearing the mask or after removing it. But I would request you to remove it once so that we can identify you. Okay sir. Okay, you are feeling comfortable? Yes. Okay. So, Ashutosh, tell us about yourself. My name is Ashutosh Tiwari. I did my class 10th and class 12th from CBSE board, and I did my engineering from Mumbai University in electronics and telecommunication. Since then, I am preparing for various government jobs. Which year did you complete your engineering? In 2016. In 2016. Okay, Ashutosh. So since then you are only trying for civil services? No sir, from 2016 to 2017, I was selected for Capgemini. And I was waiting for the selection process in the sense कि वो बुलाते हैं बैच बाय बैच में. Then I was waited for till March, and in the meanwhile I prepared for IBPS PO, and in that process I qualified for the mains also. Then I didn't got selected, so I decided to go for Delhi for UPSC preparation. Right. So ultimately what happened? You did not join that private company? No sir. You did not end up getting selected in bank? And you are still trying for civil services. So if you look back, do you think like it was a wrong decision maybe? No sir, that was not the wrong decision, but due to time constraint, I was not good. So you are fully confident that you do not need a plan B, or you want a plan B? After this process, I may thought for that, but till now I'm not sure about. ठीक है आशुतोष, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी. तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर विकल्प ये होगा कि इसको विभाजित कर दिया जाए, छोटे छोटे राज्य बना दिए जाएं? सर उसका जो मीन्स देखिए, किसी भी पॉपुलेशन एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस दोनों हो सकती है. तो यहाँ पे क्योंकि वो पॉपुलेशन रिसोर्स भी क्रंच होता है, क्योंकि यूपी में उतने रिसोर्सेस. मैं समझता हूँ आशुतोष कि इसके दोनों पहलू हैं. हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अनुसार कौन सा पहलू बेहतर है और क्यों? ये डिमांड किस बेसिस पे हो रही है, डिपेंड ज़्यादा ये करता है. अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कन्वीनियंस के लिए अकॉर्डिंग हो रहा है तो ठीक है. क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई मांग है या ये ऐसे मनगढ़ंत क्वेश्चन है? मीन्स वेस्टर्न यूपी सोचता है कि ये जो ईस्टर्न यूपी है यहाँ पे रिसोर्सेज भी नहीं है और पॉपुलेशन की डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो ये सोचते हैं यहाँ पे ये बर्डन है फॉर देम. तो ये इन लोग को वो डिमांड रहता है कि वो हरित प्रदेश करके वहाँ पे छोड़ दिया जाए. अच्छा, तो अब इसमें वेस्टर्न यूपी सही सोच रहा है या ईस्टर्न यूपी? उनके पर्सपेक्टिव से तो सही सोच रहे हैं, पर ओवरऑल देखने जाएंगे तो ये डिमांड उतनी अच्छी तो यही अगर अलग अलग रीजनल इम्बैलेंस वो क्रिएट करता है. अच्छा, तो ये अगर वहाँ पे वहाँ की जो रिसोर्स की जो या तो जो भी इकोनॉमी है वहाँ पे सरप्लस अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दी जाए यहाँ के डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे. तो क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, मतलब यूपी तो एक ही रहेगा. यूपी तो एक ही रहेगा, लेकिन अगर यही लॉजिक लगाया जाए तो उत्तराखंड को भी अलग नहीं करना चाहिए था? उत्तराखंड की फिजियोग्राफी दूसरी थी. अच्छा, तो यहाँ पे भी दूसरी फिजियोग्राफी और वहाँ पे काफ़ी कुछ हद तक. अच्छा, मेरा अभी के लिए अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि आप तो आते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, लेकिन आपने हिंदी साहित्य ऑप्शनल ले लिया है. हाँ. तो ऐसा क्या, मतलब आपने इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं की, क्या वजह हुई? सर क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो तो पहली बात तो लिस्टेड नहीं था मेरे उसमें, मतलब यूपीएससी के सिलेबस में बहुत से साइंस सब्जेक्ट्स थे. पर मैंने क्लास 12 तक हिंदी में वो पढ़ाई की थी, मतलब हिंदी में, मतलब हिंदी सब एज ए सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई की थी, और उसमें कंफर्ट भी था मैं. और मार्क्स का अगर आप देखेंगे तो 90+ मार्क्स भी थे मेरे, तो उसमें बहुत अच्छा लग रहा था, कंफर्ट. और नॉर्थ इंडियन, बीइंग नॉर्थ इंडियन, हिंदी से कुछ जुड़ा भी था और कुछ जैसे स्टोरीज, नॉवेल्स. क्या मतलब अगर हम नॉर्थ इंडियन ना हो तो हिंदी से जुड़ा? हिंदी से जुड़ा अगर ऐसा देखा जाए तो किसी हद तक सही भी है. साउथ इंडियन में अगर आप साउथ इंडियन में देखेंगे तो वहाँ एंटी हिंदी प्रोटेस्ट तो चलते ही रहते हैं. अच्छा, ठीक है सर. आशुतोष, यस सर. आपका हिंदी में इंटरेस्ट था, तो हमको हिंदी में आप रासो साहित्य के विषय बता सकते हैं, क्या है? रासो साहित्य जो था, मतलब वो
अगर बाई नेम देखेंगे मतलब नाम के आधार पे तो उनके कई आधार रहेंगे कि रासक शब्द से बना या मतलब रासो मतलब रासक शब्द से बना या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया। उसके बाद ये घिस के मतलब अपभ्रंश से हिंदीकरण में होते होते ये रासो तक आ गया। ओ ध्वनि होती है ये राजस्थान की सबसे प्रमुख चीज़ें हैं, मतलब जैसे किसी में भी छोरो छोकरो तो वो ध्वनि लगा देते हैं लास्ट में। और रही बात इसमें जो रासो साहित्य था उसमें कई मतलब विभाजन थे। विषय वस्तु क्या थी? विषय वस्तु थी सर अलग अलग थी। एक तो जैसे कि संदेश रासक रहेंगे तो यहाँ लोक वाली दृष्टि से था, और अगर पृथ्वीराज रासो देखेंगे तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से था। मतलब ऐतिहासिक मतलब पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, जिसमें जयचंद और उनके दोस्त पृथ्वीराज चौहान की उसमें कथा वर्णन हुई है। लेकिन पृथ्वीराज रासो में तो बहुत सारी ऐतिहासिक त्रुटियां हैं, वो ऐतिहासिक कैसे हो सकता है? ऐतिहासिक त्रुटियां उस समय के लिए जो भी इसमें कई मतलब जो आलोचक हैं उनका लेकर तथ्य के लेकर हाँ विवाद है, ये इतना कह सकते हैं कि हाँ इसमें विवाद है। पृथ्वीराज की शादी एक ऐसी लड़की से कराई जाती है जो पृथ्वीराज के मरने के 110 साल बाद पैदा हुई थी। उसमें रासो मतलब वो जो विषय वस्तु है उससे उसका या तो हो सकता है कि किसी और ने लिख के उसमें रखा हो, उसमें इंक्लूड किया गया हो, ये भी तथ्य आता है। पृथ्वीराज विजय का नाम सुना है? सॉरी सर, आप भदोही से आते हैं, संत रविदास नगर भी बोलते हैं इसको। हाँ बोलते हैं, ऑफिशियल नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, ये संत रविदास भक्ति आंदोलन में किस शाखा से संबंधित थे? प्रेम मार्गी थे, प्रेमाश्रयी थे, निर्गुण थे? ये संत धारा के माने जाते हैं, मतलब ये निर्गुण प्रवृत्ति में। निर्गुण प्रवृत्ति के क्या वजह थी कि निर्गुण जो प्रवृत्ति के संत थे उसमें अधिकांशतः नीची जाति से आए संत थे, या नीची जाति से आए संतों ने निर्गुण मार्गी विचारधारा को ज़्यादा अडॉप्ट किया? ऐसा जरूरी नहीं था। मैक्सिमम रविदास है, कबीर है। हाँ, पर कबीर को जन्म लेकर तो अब तक ये डिफाइन नहीं हुआ। पीपा, सेना, पर इन कबीर अगर देखेंगे तो इस काव्यधारा के सबसे प्रमुख थे, पर उनका जन्म के आधार पर उनका प्रमाण ये। लेकिन ऐसा रहा है, क्यों ऐसा रहा है? एक तो पहली बात तो अगर देखना ही चाहेंगे तो ये था कि उनमें इंक्लूजन जो था ना, सोशल इंक्लूजन, किसी भी कास्ट से लेकर उसमें उन किसी भी पर्टिकुलर संप्रदाय को लेकर उन्होंने चला नहीं, तो इसके लिए। अच्छा, मुक्तिबोध का नाम सुना है आपने? हाँ, मुक्तिबोध का सुना है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपने काव्य में मध्यम वर्गीय प्रवृत्ति को बहुत टारगेट किया है। है ना? बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। ये मध्यम वर्ग किस रूप में आता है उनके काव्य में? ज़्यादातर जगह एक नाम इस्तेमाल करते हैं, बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग बोलते हैं इनको। कहीं कहीं घुग्गू भी इस्तेमाल करते हैं। घुग्गू, सॉरी सर, ये आइडिया नहीं था मुझे। ब्रह्मराक्षस कविता पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। कौन है ब्रह्मराक्षस? ब्रह्मराक्षस कई आधारों के हिसाब से उनको खुद ही लगता है, मतलब जब शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते पढ़ते ये लगता है ब्रह्मराक्षस स्वयं ही है, क्योंकि वो जिस मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी मध्यवर्ग से आते थे उसका उन्होंने आगे वो बुद्धिजीविता आगे के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर सके, इसलिए उसका शायद से नाम रखा होगा। अभी आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम ले रहे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के विषय में कहा था, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इससे क्या तात्पर्य था? वाणी के डिक्टेटर से मतलब कि जो जिस तरीके से वो बात करते थे, तो उनका ये कहना था कि शब्दों का उनके पास इतनी बहुत पकड़ तो साथ साथ उसके बाद वो सटीक शब्द का इस्तेमाल करते थे। सटीक मतलब अगर किसी को मुल्लों को फटकारेंगे तो उर्दूनिष्ठ बात करेंगे, अगर पंडितों को फटकारते थे तो संस्कृत निष्ठ बात करते थे, और कभी कभी जब अपने प्रेमाश्रयी भाव में चले जाते थे, तलफै बिन बालम मोर जिया, तो यहाँ तक कि टक्कर दे देते थे श्रृंगारी कवियों को भी। तो शब्दों की पकड़ बहुत अच्छी थी। सर, प्लेइंग तबला बजाना आपकी अभिरुचि है। तबला का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? प्राचीनतम उल्लेख कई मत हैं। अभी उसका कोई एक मत बता दीजिए जो आपको पता हो। अभी उस पर भी कंफर्मेशन नहीं है कि जो आपका मत है उस पर भी कंफर्मेशन। मेरा मतलब मैंने कोई दूसरा के देगा? नहीं, मतलब मेरा नहीं,
उस मत का कोई कंफर्मेशन नहीं। जो हाँ, तो जिसका वो था कि confirmation नहीं, ये वो इसमें मान लेती थी। भज केव्स में उसका 3 पार्ट के हिसाब से रखा गया था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी 3 रखी हुई वाद्य यंत्र के हिसाब से परकशन इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रखा गया था। तो इससे अनुमान लगाया जाता कि ये उसमें ये तबला ही होगा। और दूसरा होता है कि अमीर खुसरो थे, उन्होंने वो पखावज बजाते थे, पखावज को उन्होंने तोड़ा और उसको 2 पार्ट में बनाया और बोला। पर ये एक लोकोक्ति है, मतलब ये। और इसके बाद कोई और रहे होंगे किसी और के दरबार में, उनका भी नाम आया होगा। इनके अलावा भी किसी और का भी नाम आता है आगे चल के? हाँ, उस्ताद उस खुसरो के नाम से था, तो कुछ दूसरा उस्ताद चलिए कोई बात, इसे आप थोड़ा देखिएगा। किसी ने कहा था कि हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। ये किसने कहा था? अक्सर यही हो रहा है कि हम दूसरे की दृष्टि से अपने पूरी सभ्यता, संस्कृति, अपने पूरे साहित्य को हम देख रहे हैं, और उसी अनुसार हमने मान लिया है कि यह चीज़ लोकप्रिय है, और हम ये मान लें, अगर हम ये नहीं मानेंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे। क्या आपको लगता है ये ज़्यादा हो रहा है कि जो विदेशियों ने लिखा, या जो बाद में उन इतिहासकारों ने या किसी ने भी लिख दिया जो तथाकथित रूप में धर्मनिरपेक्ष माने जाते थे, तो उनकी व्यवस्था को ढोना हमारी मतलब सबसे बड़ी मजबूरी है? ऐसा क्या आपको वर्तमान संदर्भों में दिख रहा है? मजबूरी तो नहीं, मतलब हाँ, एक तरीके से अट्रैक्शन बहुत जरूरी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से और सोशल मीडिया के इंटरेक्शन की वजह से ज़्यादातर तो हम उन साहित्यों को देख भी सकते हैं, और ज़्यादा आउटरीच भी है। नहीं तो हमको लग रहा है जैसे अगर मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, जैसे किसी ने, जैसे मान लीजिए अगर इतिहास के संदर्भ में देखते हैं तो जो वामपंथी इतिहासकारों ने लिख दिया वो मानना हमारी मजबूरी है। प्राचीन काल में जिन विद्वानों ने पहले लिख दिया वो मजबूरी है। मध्यकालीन उसमें अगर किसी मुस्लिम साहित्यकार ने लिख दिया तो वो हमारी माननी मजबूरी है। हम मान के चल रहे हैं, कुछ नया खोजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये मानना तो हाँ, किसी हद तक मान रहे हैं, पर ये मान लेना बहुत अच्छी बात तो नहीं है। अच्छी बात नहीं, कुछ तो परिवर्तन होने चाहिए। अपन हर एक स्टेज के बाद कुछ न कुछ नए विचारधारा। अच्छा चलिए, आप चूंकि हिंदी साहित्य आपका विषय भी है, तो आप ये बताएं, पहले आप हमें अक्षर की परिभाषा दें कि अक्षर क्या होता है। अक्षर वो छोटा रूप किसी वर्णमाला का। हिंदी साहित्य के छात्र की तरह दें। अच्छा चलिए, भाषा की परिभाषा दें। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से अपने आचार विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा जरूरी थोड़ी नहीं है आचार विचार के लिए। 2 प्रेमी बैठते हैं तो बिना भाषा के ही सारी बात कह देते। वो तो सांकेतिक, वो भी भाषा है, सांकेतिक भाषा है वो। हाँ, सांकेतिक। तो भाषा का, फिर भाषा की परिभाषा बताइए जो पूर्ण कर दे बातों को। परिभाषा की तो परिभाषा होती है ना जो पूर्ण हो। चलिए कोई नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम सुना है आपने? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज क्या थे, कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन साहित्य इतिहासकार, साहित्य इतिहास का मतलब काल का विभाजन। हाँ, सबसे पहले उन्होंने किया था। उन्होंने किया औपचारिक तौर पर। अच्छा, तो फाइनल आप हमें बता दें कि रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध, ये क्या है? तीनों बस एक लाइन में बताएं। बस तीनों काव्य धाराएं हैं रीतकाल की। रीतिबद्ध में जो था वो किसी लक्षण ग्रंथ परंपरा के हिसाब से लिखते थे। उसमें लक्षण की मतलब परिभाषा देते थे, उसके साथ साथ उसका उदाहरण देते थे। मतलब संस्कृत काव्य शास्त्रों के आधार पर। काव्य शास्त्रों का जो वो करते थे। इसमें से प्रेत कौन थे? सॉरी सर, प्रेत सर नाम बस केशवदास। अच्छा ये बताइए, किस साहित्य को रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया? 2 हैं, याद रखिएगा। अच्छा, रामचंद्रिका थी और पृथ्वीराज रासो थी। पृथ्वीराज रासो, वेरी गुड सर। आशुतोष, मुझे ये बताइए कि चीन एक पॉलिसी फॉलो करता है और दूसरे देशों को भी बाध्य करता है कि अगर आप हमसे राजनयिक संबंध रखना चाहते हैं तो आप उस पॉलिसी को फॉलो करिए। कौन सी पॉलिसी है वो? ये कैरेट एंड स्टिक बोल सकते हैं एक तरीके से, कि आप कैरेट एंड स्टिक बोलते हैं। कैरेट एंड स्टिक वो तो अलग चीज़ हो गई। 1 चाइना पॉलिसी है। हाँ, OBOR, 1 चाइना पॉलिसी नहीं, OBOR तो 1 बेल्ट 1 रोड। ठीक है, तो 1 चाइना पॉलिसी क्या है चीन की? चीन ये कहता है कि अगर आप हमसे राजनयिक संबंध रखना चाहते हैं। 1 चाइना पॉलिसी ये है कि वहाँ पे ताइवान एंड चाइना अपने आप में अलग अलग मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट माने जाते हैं, पर वो मानता है कि हम चाइना का ये पर्सपेक्टिव है कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए चाइना और ताइवान को एक ही एंटिटी माननी पड़ेगी।
अच्छा, मैं अगर कहूँ रिपब्लिक ऑफ चाइना और मैं कहूँ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हाँ हाँ, तो कौन सा ताइवान से संबंधित है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या रिपब्लिक ऑफ चाइना? ताइवान से शायद रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। और हांगकांग और मकाऊ को लेकर भी चाइना की एक पॉलिसी है, वो कौन सी पॉलिसी है? पढ़ा है आपने इसके बारे में? हाँ, थोड़ा सा बस रिकॉल नहीं कर पा रहे, ठीक मतलब है। ऐसे ऊपर। अच्छा, ये जो हांगकांग है, हांगकांग किस देश के पास था और कब इसको चाइना को दे दिया गया? ब्रिटेन में था, शायद 1990s के। 1997 की बात है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक जो जगह है वो पुर्तगाल के पास थी और उसे भी चाइना को सौंप दिया गया, वो कौन सी जगह है? सॉरी सर, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति है एनकाउंटर करने की, एनकाउंटर पॉलिसी जिसे कहते हैं। तो जो भी दुर्दांत अपराधी हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता है, तो सरकार का ये मानना है कि उनको ख़त्म कर देना बेहतर है ताकि अपराध भी कम हो। तो आपका क्या मानना है, क्या इस तरीके की नीति सही है या इसमें बदलाव की ज़रूरत है? तो सर मेरा पूर्णतः उसका ऑपोजिट ओपिनियन रहेगा, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है हेट द सिन नॉट द सिनर। तो चाहे अपराधी नहीं, अपराध करता जाए, लेकिन अपराध से घृणा करो, उसको परेशान मत करो। नहीं, ऐसा ये सेंस में नहीं है, तो अलग उसका सेंस निकल जाएगा। हाँ, आप ये है कि उसके उस प्रोसेस से गुजारिए जो पूरे लॉ को डिफाइन करता हो। अगर हाँ बहुत एक्सट्रीम केस है तो आप इनकाउंटर ना करिए, उस जुडिशियल प्रोसेस को दे दीजिए, जो उनका निर्णय होगा उसको मान लिया जाना चाहिए। अगर वो प्रोसेस ऐसा होता कि जैसे हमारे न्यायालय में चलते हैं 15 साल 20 साल, तो वो न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? ये न्याय ही हो रहा है, बट हाँ ये सिस्टम है, उस सिस्टम में कमी है, तो सिस्टम को सुधारना चाहिए, ना कि हमको जो सुधार लाना है। सिस्टम को बाईपास करना मतलब सही नहीं है, क्योंकि वो जो सोच समझ के एक थॉट प्रोसेस है, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को सब कुछ उसमें दिखा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो बजट पेश किया है उसकी खास बात क्या रही, अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें? अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि भारत के 2 पड़ोसी देश जहाँ की या तो प्रधानमंत्री महिला हैं उनका नाम, या राष्ट्रपति महिला हैं उनका नाम। एक तो आंग सू की जो प्रेसिडेंट है म्यांमार की, वो ना प्रेसिडेंट है अभी तो कू हो गया है वहाँ पे। उससे पहले क्या प्रेसिडेंट थी? नहीं थी, उनका एक अलग ही डेजिग्नेशन था, स्टेट काउंसलर का, ठीक है। हाँ, तो ये बांग्लादेश शेख हसीना हो गए। वो क्या है, प्रधानमंत्री हैं? प्राइम मिनिस्टर है। उनकी पार्टी का नाम नहीं पता, कोई बात नहीं। और बताइए, कोई प्रेसिडेंट भी हैं आज पड़ोसी देश में? नहीं याद आ रहा है आपको? ठीक है, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है आशुतोष कि अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने एक टिप्पणी की महिलाओं के पहनावे को लेकर, और एक टिप्पणी की उन्होंने कि 200 साल से हम यूएस के गुलाम रहे हैं, ठीक है। कौन सी ज़्यादा आपको आपत्तिजनक लगती है और क्यों? मुझे तो फिलहाल दोनों लगती है, पर प्रोपोर्शन में ज़्यादा आपत्तिजनक रिप्ड जीन्स वाली थी। रिप्ड जीन्स आप भी पहनते होंगे? हाँ, सब मतलब ये तो हाँ, तो मतलब क्या मतलब उनके विचार हैं, वो शायद नहीं पहनते हैं, तो उन्होंने वो बोल दिया, तो उसमें गलत बात क्या है? यहाँ से जहाँ से बोला गया वो बड़ी बात होती है, हम आप भी बोल सकते हैं। अगर वो हाँ मतलब अगर मैं और आप बोले तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, वहाँ से बोलेगी, पर हमारे लिए भी बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर हम जिस माहौल में रहे हैं, अगर आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, वो भी वही सुनेंगे, वो लीगेसी फॉलो होती जाती है। तो मतलब मुख्यमंत्री बोले तो ज़्यादा बड़ी बात होगी, अगर कोई आम आदमी बोले तो इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैंने यही बोला आपसे कि हमारे लिए भी उतनी बड़ी बात है, लेवल का डिफरेंस है। वो उनको सभी देखते हैं, हमने उनको चुना है। हाँ। अगर वो इतने जन ने चुना है मिलके, और भारत के मतलब ये, तो अगर वो विचार अपने तक सीमित रखते तो बड़ी बात होती है या नहीं होती? रहना चाहिए मेरे हिसाब से, वहाँ भी नहीं सीमित रहना चाहिए, वहाँ से भी हटा देना चाहिए। पर्सनल ये होना चाहिए कि एक्सप्रेशन, उनका राइट टू प्राइवेसी नहीं होगा अगर वो व्यक्तिगत रूप से वो विचार। यहाँ भी तो दूसरे का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी तो। ठीक है आशुतोष, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। बैठिए आशुतोष, हमेशा एंट्री करेंगे, हटा लीजिए, तो पूछ के एंट्री करेंगे, जब बोला जाए तो आइए, ग्रीट करिए सभी को, मतलब शुरुआत में, और फिर वेट करिए, आतुर मत होइए बैठने के लिए, वेट करिए, तो आपको खुद ही बोलेंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया खड़े खड़े में, तो खड़े खड़े जवाब दीजिए। नहीं सर, फर्स्ट इंटरव्यू है। हाँ, ये पहला इंटरव्यू आयोग में। हाँ, ये सर। आशुतोष, आपके हिसाब से कैसा रहा
मुझे लगता है अप टू द मार्क नहीं था। ठीक है, देखिए कहाँ आपको लगा, कहाँ कहाँ? वो सर ये तबला वाले में भी था और वहाँ कन्फ्यूजन था OBR और वन चाइना पॉलिसी में, और प्रेसिडेंट वाला मतलब क्या था। चलिए कोई बात नहीं, मतलब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन अगर नहीं आता है ना तो वो चिंता की बात नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि आप भी कुछ पूछेंगे तो हो सकता है कि उस समय हम लोगों को भी ना आए, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में आपका बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। दोनों पहलुओं को देखते हुए अच्छे से आपको रखना चाहिए। तो देखिए आप में पोटेंशियल तो बहुत है, ठीक है। अब वो पोटेंशियल को आपको सही तरीके से रखना है सामने। तो इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी कि आप हम्बल भी रहें इंटरव्यू में ख़ास तौर से, और पोलाइट भी रहें, ठीक है। आप हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो आपके हाव भाव से पता चलना चाहिए, क्योंकि उसी से कैच करेंगे। तो अब पॉइंट ये है कि आप जैसे ना कभी कभी हम लूज टॉकिंग करते हैं कि हल्के फुल्के उसमें हमने कुछ बोल दिया, और मेरी सलाह आपको ये भी रहेगी कि अगर माध्यम की बात होती है ना, आप हिंदी में जवाब दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंग्लिश के आप टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर लीजिए आराम से, ठीक है। कहीं आपको हिंदी का कोई क्लिष्ट वर्ड पूछा जाता है और आपको नहीं आता है, उसका समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप पूछ लीजिएगा कि माफ़ कीजिए सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आप इसको इंग्लिश में बता दें, या तो क्वेश्चन बदलेंगे या आपको बता देंगे, दोनों में ही आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। मुझे लगा इंग्लिश से आप हिंदी में ज़्यादा सहज हैं, ठीक है। हैंड मूवमेंट काफ़ी है, थोड़ा हाथ हाथ चलता है, तो उसको देखिएगा, अगर फ्लो को अफेक्ट कर रहा है तब तो फिर रहने दीजिए, नहीं तो कोशिश करिएगा मतलब हैंड जैसे लॉक लिगेसी में तो हैंड लॉक कर लीजिए ना, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके बैठ जाइए बस, ठीक है। तो अपने आप ही थोड़ा बहुत करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कोई भी आंसर ना नो सर से शुरू मत करिए। जैसे आपसे कोई सवाल पूछा गया, आप एकदम ही इत्तेफाक नहीं रखते हैं, फिर भी आप बोलिए कि हाँ सर, एक ये भी एक शायद सोचने का तरीका है, या ऐसी भी बात है, हालांकि मेरा विचार ये है, ठीक है। तो आपने बात भी अपनी रख दी और उनको ऑफेंड भी नहीं किया, तो ऑफेंड नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कुछ पूछा तो आपने मुझे बताया कि आप सर देख सकते हैं कि मेरे 90+ मार्क्स रहे हैं, ये सब। तो ये ऐसा है ना कि अपने आप से अपनी तारीफ़ करने जैसा है, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसको अन्यथा लिया जा सकता है, ज़रूरत नहीं। फिर एक और बात आपने कही कि साउथ इंडिया में देखें तो एंटी हिंदी प्रोटेस्ट ही तो चलता ही रहता है। ये सब बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, बचना है ऐसे। मतलब वहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। मैंने ये बोला था कि आपने बोल दिया कि मैं तो हिंदी वाली जगह से आता हूँ, तो हिंदी तो जानता ही हूँ। तो इस तरीके से आप बोल के क्या कर सकते हैं? अपना नुकसान, और कुछ नहीं। तो नुकसान मत करिए आप। मतलब ठीक है, जो बात ऑब्वियस सी है कि मतलब मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो ठीक है, बोले सर मैं जानता हूँ, बस इतने में मतलब सब कुछ बोलना नहीं है, कहीं शांत भी रहना है, और इनफॉर्मल हो जाते हैं कहीं कहीं, वो कोशिश करिए। तो हम्बल, पोलाइट एंड फॉर्मल, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है हमेशा। कहीं कहीं आप मतलब ऐसे झुक रहे हैं, फिर सीधे खड़े हो जा रहे हैं, फिर ऐसे हो रहे हैं, फिर ऐसे हो रहे हैं, वो मत करिए, स्थिर रहिए, ठीक है। फॉर्मल इंटरव्यू है। और एक जगह आपने ऐसे भी बोला ऐसा ज़रूरी नहीं था, मतलब तो वो सब थोड़ा सा लूज टॉक हो रही है, वो अवॉइड करना है बस। कल ही है आपका? नहीं, मेरा 6th को है। 6 को है, तो कुछ समय है आपके पास, इसको ठीक से प्रयास करिए। हम्बल, पोलाइट और फॉर्मल, 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ करेंगे, बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और सर एक मतलब इन सब के लिए थोड़ा प्रैक्टिस, क्योंकि फर्स्ट है मेरा, UPSC भी इसके बाद इंटरव्यू है। तो प्रैक्टिस तो ऐसा है कि आपको अपने आप करना है, शीशे के सामने देखकर, ठीक है। बाकी आपसे बात हुई, आप हमारी टीम से बात कर लीजिए, तो थोड़ी देर बात करेंगे आपसे, ठीक है।